सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अमित कुमार पांडे जी द्वारा रचित कहानी माफी। विनय कचहरी से शाम को वापस आया और अपने पुश्तैनी मकान में चला गया, जो बनारस शहर से 10 किलोमीटर दूरी पर था। जब यह मकान बना तब वहाँ कोई बस्ती नहीं थी, पर आजकल तो वहाँ अच्छी खासी कॉलोनी बस गई थी। पर समय के साथ अब भी वहाँ शहर की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं थी। मकान छोटा था, पर विनय के रहने के लिए पर्याप्त था। एक कमरा और आंगन नीचे तथा एक कमरा किचन के साथ ऊपर था। ऊपर वाले कमरे के साथ एक बड़ी सी बालकनी लगी हुई थी। बालकनी पर से सामने वाली सड़क दूर तक दिखाई देती थी, इसलिए जब भी विनय शाम को कचहरी से लौटता था तो शाम की चाय लेकर उसी बालकनी पर बैठ जाता था और दूर से आती उस सड़क को निहारता रहता था। यह बात उसकी आदत में शुमार हो गई थी। विनय की उम्र लगभग 40 साल थी, पर उसने अब तक शादी नहीं की थी, या अभी तक उसे शादी की कमी महसूस ही नहीं हुई थी। विनय का पूरा परिवार एक बस दुर्घटना में मारा गया था, जिसमें उसके माता पिता और एक बहन थी। तब विनय ग्रेजुएशन में था। उस दुर्घटना के बाद विनय काफी अकेला हो गया था और जरूरत से ज्यादा शांत भी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने वकालत की पढ़ाई पूरी की और बनारस में वकालत करने लगा। हालांकि उसकी वकालत की आमदनी कुछ ज्यादा नहीं थी, पर विनय के लिए पर्याप्त थी। विरासत में विनय को यही एक घर और अपनी माँ के कुछ गहने मिले थे। रोज की तरह विनय आज भी चाय लेकर अपनी बालकनी में बैठा हुआ था और सड़क को निहार रहा था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। विनय ने अपना मोबाइल उठाया और बोला, हाँ सुरेश, कैसे याद किया भाई? सुरेश ने कहा, यार विनय, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम आज आमंत्रित हो। रात का खाना घर से खाकर जाना। हालांकि विनय का बहुत मन तो नहीं था, पर फिर भी उसने अनमने मन से हाँ बोल दिया। उसके बाद विनय फिर बालकनी में बैठ गया और सामने वाली सड़क को देखने लगा। तन्हाई उसके घर में ज्यादा थी या उसके दिल में, ये कहना जरा मुश्किल था। कुछ देर बालकनी में बैठने के बाद विनय घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर अपनी बाइक पर सुरेश घर की ओर चल दिया। सुरेश के घर उसी के साथ वकालत करने वाले लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। रात के करीब 10 बजे वह सुरेश के घर से लौटा। उसकी बाइक सड़क पर तेजी से दौड़ी चली जा रही थी। ठंड की वजह से सड़क पर आदमियों की संख्या काफी कम हो गई थी। अचानक विनय क्या देखता है कि उसकी बाइक के सामने एक लड़की आ गई। ब्रेक लगाते लगाते लड़की को ठोकर लग गई और लड़की सड़क पर गिर पड़ी। विनय ने तुरंत बाइक रोकी और लड़की के पास गया। लड़की के पैर में मामूली चोट आई थी। उसने लड़की को पकड़कर उठाया और बोला, मैडम, आपका ध्यान कहाँ था? मैं लगातार हॉर्न दिए जा रहा हूँ और आप उसे सुन ही नहीं रही हैं। लड़की ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान कहीं और था। विनय ने कहा, चलिए आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। उस लड़की ने कहा, नहीं, शायद इसकी जरूरत नहीं। विनय ने कहा, जरूरत है, यह ठंड की चोट है, अभी मालूम नहीं पड़ रही है। रात में आपको दिक्कत हो सकती है, बिना वजह आपके घर वाले परेशान होंगे। उस लड़की ने तपाक से उत्तर दिया, मेरे घर वाले नहीं हैं। विनय ने कहा, तब तो आपको जरूर मेरे साथ चलना चाहिए डॉक्टर के पास। इसके बाद विनय के आग्रह पर लड़की विनय के साथ डॉक्टर के पास चलने के लिए राजी हो गई। डॉक्टर ने उसकी मामूली मरहम पट्टी करके उसे छोड़ दिया। डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर विनय ने लड़की से पूछा, आपको कहाँ छोड़ दूं? लड़की ने कहा, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, पर वह यहाँ से बहुत दूर है। मैं पास ही के पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हूँ। आज बच्चों का वार्षिक उत्सव था, इसलिए मुझे लौटने में काफ़ी देर हो गई। अब पता नहीं हॉस्टल तक मुझे कोई सवारी मिलेगी कि नहीं। विनय ने कहा, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? लड़की ने कहा, नहीं, बोलिए। विनय ने कहा, मेरा घर पास ही में है और मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता है। आप चाहें तो आज की रात आप मेरे घर पर गुजार सकती हैं। वैसे भी डॉक्टर ने आपको आज की रात एहतियात बरतने को कहा है। लड़की सोचने लगी। विनय ने कहा, देखिए, रात काफ़ी हो चुकी है, ठंड बढ़ती जा रही है और रास्ता सुनसान होता जा रहा है, और आप कह चुकी हैं कि आपका हॉस्टल यहाँ से काफ़ी दूर है। अब आप चुपचाप बेहिचक मेरे घर चलिए। मैं पेशे से एक वकील हूँ।
आप मेरा विश्वास करिए, आपको तनिक भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लड़की ने एक बार सड़क पर निगाह दौड़ाई जो लगभग सुनसान हो चुकी थी और उसके बाद हामी भर दी। विनय ने लड़की से कहा कि आप बाइक के पीछे बैठ जाइए। इसके बाद विनय ने बाइक स्टार्ट की और अपने घर की ओर दौड़ा दी। रास्ते में विनय ने लड़की से पूछा, अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो क्या आप अपना नाम बताना पसंद करेंगी? लड़की ने कहा, रागिनी, और मेरा नाम विनय है। इसके बाद पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। घर पहुंचकर विनय ने रागिनी से कहा, रागिनी, आप नीचे के कमरे में आराम से लेट जाओ। मेरे सोने का कमरा ऊपर है। अगर आपको रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक मुझे पुकार लीजिएगा। इसके बाद शुभ रात्रि कहकर विनय ऊपर चला गया। विनय कमरे में आकर अपना नाइट सूट पहनकर कुर्सी लेकर बालकनी में बैठ गया और उसी सुनसान रास्ते को निहारने लगा। थोड़ी देर बाद रागिनी ने पीछे से आवाज़ दी, सुनिए। विनय झटके से पीछे मुड़ा और बोला, क्या बात है, कुछ चाहिए? रागिनी ने कहा, मुझे अकेले कमरे में डर लग रहा है। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं आपके कमरे में ज़मीन पर सो जाऊंगी। बात दरअसल यह है कि हॉस्टल में भी मैं कभी अकेले नहीं सोती हूँ। विनय ने असहाय दृष्टि से एक बार रागिनी को देखा और बोला, ठीक है, आपको ज़मीन पर सोने की ज़रूरत नहीं है, मैं फोल्डिंग चारपाई डाल देता हूँ। रागिनी चारपाई पर सो गई। एक बार फिर विनय चाय लेकर बालकनी में बैठ गया और सुनसान रास्ते को देखने लगा। काफ़ी देर बाद विनय बालकनी से उठकर कमरे में आया, इस उम्मीद से कि अब तक रागिनी सो चुकी होगी, पर क्या दिखता है कि रागिनी जाग रही है और अपलक छत को देख रही है। विनय ने कहा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? कहीं मुझसे डर तो नहीं लग रहा? रागिनी ने कहा, नहीं, आपने मेरी इतनी सहायता की है तो आपसे डर कैसा, और इतने दिनों में मैं आदमी को पहचानना सीख गई हूँ। रागिनी ने विनय से पूछा, क्या बात है, आप घर में अकेले क्यों रहते हैं? कहाँ है आपका परिवार? विनय ने कहा, हाँ, मैं घर में अकेले ही रहता हूँ। एक एक्सीडेंट में मेरे सारे परिवार की मृत्यु हो गई थी, तब से मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई है। रागिनी ने पूछा, लेकिन आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? विनय ने कहा, मेरा सब कुछ एकाएक समाप्त हो गया था, शायद इसीलिए अब मुझ में कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं है। और तुम अपने बारे में बताओ। रागिनी ने कहा, आपको अपनों का साथ कुछ समय तक मिला भी है, मुझे तो अभी तक कोई अपना मिला ही नहीं। मैं बचपन से अनाथ हूँ। कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक मैं अनाथालय में रही हूँ। कुछ दिन पहले जब मुझे पब्लिक स्कूल में टीचर की नौकरी मिली तो मैंने अनाथालय छोड़कर गर्ल्स हॉस्टल में रहने का निर्णय किया और अभी मेरा स्थायी पता गर्ल्स हॉस्टल ही है। मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया अपनों का प्यार। आपके पास सब कुछ था जो आपसे छिन गया, और मेरे पास कभी खोने के लिए कुछ था ही नहीं। बस आप में और मुझ में इतना ही अंतर है। आपने आज इतनी हमदर्दी दिखाई तो मैंने आपसे अपना दुख कह दिया, अन्यथा मैंने कभी किसी से अपने मन की बात नहीं की है। विनय ने कहा, चलो अच्छा ही है, अनजाने में ही सही तुम्हारा मन थोड़ा हल्का तो हुआ। चलो अब सो जाते हैं, रात काफ़ी हो गई है। इसके बाद विनय ने कमरे की लाइट बंद कर दी और पलंग पर आकर लेट गया, पर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। रागिनी की बातों ने शायद उसके प्रति हमदर्दी पैदा कर दी थी। कुछ समय के लिए ही सही विनय अपनी परेशानी भूलकर रागिनी के बारे में सोच रहा था। सुबह के अलार्म के साथ विनय और रागिनी दोनों की ही नींद टूटी। विनय ने रागिनी के लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद विनय रागिनी को ऑटो तक छोड़ने गया। ऑटो में चढ़ने से पहले विनय ने रागिनी से कहा, रागिनी, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो? रागिनी मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं। इसके बाद ऑटो चल पड़ा। विनय और रागिनी एक दूसरे को अपलक देखते रहे। विनय घर लौट आया और कचहरी जाने के लिए तैयार होने लगा। कचहरी से लौटने के बाद वह चाय लेकर बालकनी में बैठ गया, पर आज उसका ध्यान सड़क पर ना होकर रागिनी की तरफ था। आज पूरे दिन कचहरी में भी उसका ध्यान रागिनी की ही तरफ था। पता नहीं क्यों उसे रागिनी के प्रति एक आकर्षण सा महसूस हो रहा था। एक नज़र उसने अपने मोबाइल में रागिनी के नंबर पर डाली और रागिनी का नंबर डायल कर दिया, पर उसने उसे तुरंत ही काट भी दिया। इसके बाद वह शाम को बाहर घूमने के लिए निकल पड़ा। बाहर खाना खाने के बाद विनय जब घर लौटा तो न जाने क्यों रागिनी का ख्याल उसके जहन से उतर ही नहीं रहा था, और अंततः उसने रागिनी का नंबर डायल कर दिया। रागिनी ने फ़ोन उठाया। विनय बोला, रागिनी,
अब तुम्हारा पैर कैसा है? रागिनी ने कहा, बेहतर है। आप कैसे हैं? आज का आपका दिन कैसा बीता? ठीक हूँ। आपने खाना खा लिया? हाँ, खाना बाहर से खाकर आया था। और तुमने खा लिया? मैं खाना थोड़ा लेट खाती हूँ। इसके बाद फ़ोन पर शांति छा गई। कुछ देर बाद रागिनी ने कहा, अच्छा फ़ोन रखती हूँ, गुड नाइट। बातचीत के बाद विनय की बेचैनी और बढ़ गई। वह कभी बालकनी में टहलता, कभी कमरे में टहलता, पर उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। नींद उसकी आंखों से काफ़ी दूर थी। आंख बंद करते ही उसे रागिनी का चेहरा ध्यान में आ जाता था। इसी कश्मकश में उसे कब नींद आ गई इसका पता ही नहीं चला। अचानक विनय की नींद मोबाइल की रिंग से टूटी। देखा तो 2 बज रहे थे। मोबाइल पर नजर डाली तो देखा कि रागिनी का नंबर फ्लैश हो रहा था। विनय ने आंख मलते हुए रागिनी का फोन उठाया और बोला, रागिनी तुम इस वक्त फोन कर रही हो? तबीयत ठीक तो है? रागिनी बोली, विनय तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मुझे नींद नहीं आ रही है। विनय ने पूछा, क्यों? रागिनी ने कहा, पता नहीं, कहीं मेरी याद तो नहीं आ रही? विनय ने मजाक में कहा। रागिनी ने कहा, यही बात है। विनय ने बोला, और मेरी याद क्यों आ रही है? रागिनी ने फिर जवाब दिया, पता नहीं क्यों। विनय ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल की घटना के बाद से तुम मुझे पसंद करने लगी हो? हाँ, तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, पर अब यह मत पूछना क्यों। सारी बात पूछी नहीं जाती, कुछ बातें समझी भी जाती हैं। विनय ने कहा, रागिनी ऐसा करते हैं कि कल तुम स्कूल बंद होने के बाद मेरे घर चली आना, बाकी बातें हम कल ही करेंगे। और हाँ, तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। रागिनी ने कहा, मेरा बस चलता तो मैं अभी चली आती। विनय ने हंसते हुए कहा, अभी आने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप सो जाओ, शुभ रात्रि। दूसरे दिन शाम को रागिनी विनय के घर आई। रागिनी और विनय बालकनी में बैठे एक दूसरे को देखते रहे। विनय बोला, अब बताओ मुझे क्यों पसंद करने लगी हो? विनय, क्या आप भी हमें पसंद करने लगे हैं? विनय ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे इंतजार में मैं 1 घंटे से सड़क निहार रहा हूँ। रागिनी ने विनय का हाथ पकड़ा और बोली, विनय पिछली रात जो तुमने मेरे साथ हमदर्दी दिखाई वह मुझे आज तक किसी से नहीं मिली। तुम में कुछ तो बात है जो मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रही हूँ। विनय, मेरी जिंदगी में ठहराव ला दो। मैं लक्ष्यहीन होकर आगे नहीं बढ़ना चाहती, मैं तुम्हारी हमसफर बनना चाहती हूँ। विनय ने कहा, रागिनी तुम नहीं जानती हो तुम मुझे कितनी बड़ी खुशी देने जा रही हो। मैं तुमको अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूँ। हम कल ही कोर्ट में शादी कर लेंगे। विनय ने रागिनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। विनय ने कहा, लेकिन मेरे में एक कमी है। रागिनी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अरे सुनो तो सही, मेरे और तुम्हारे उम्र में काफ़ी फासला है। कहाँ मैं 40 साल का और कहाँ तुम 22 साल की। प्यार का उम्र के फासले से क्या मतलब है? रागिनी ने कहा, इतनी हमदर्दी तो आज तक मेरे उम्र वाले ने भी कभी नहीं दिखाई। रागिनी विनय से फिर बोली, विनय मैं ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ना चाहती हूँ। विनय ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन विनय और रागिनी ने शादी कर ली और उनका वैवाहिक जीवन चल पड़ा। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। इधर रागिनी ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और एक लड़के की माँ बन गई। बच्चे का नाम उन्होंने प्यार से रखा जीतू। जीतू के घर आने से घर में बाहर आ गई। विनय का पारिवारिक जीवन समय के साथ और अच्छा होता चला गया। विनय अपने सारे गम भूल गया। एक दिन विनय शाम को कचहरी से घर वापस लौटा तो पाया कि जीतू बालकनी में खेल रहा है और रागिनी कुर्सी पर बैठी किसी सोच में डूबी है। विनय धीरे से रागिनी के सिर पर हाथ रखकर बोला, क्या समस्या है? रागिनी बोली, कोई बात नहीं, आप मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद रागिनी विनय के साथ बालकनी में चाय लेकर बैठी थी। विनय ने चाय का प्याला पकड़ते हुए कहा, चलो अब तो बताओ, क्यों चिंतित दिखाई दे रही हो? विनय, मुझे एक कॉलेज से पीएचडी का ऑफर मिला है। 2 साल मुझे भारत में और अंतिम 1 साल जर्मनी में रहना होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें क्या दिक्कत है? विनय, इसमें काफ़ी पैसा लगेगा। जर्मनी में रहने का खर्चा मुझे खुद उठाना होगा। रागिनी, यदि तुम्हारी इच्छा पीएचडी करने की है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम साल का इंतज़ाम हो जाएगा।
यदि नहीं संभव हो सका तो मैं माँ के गहने बेच दूंगा। आखिर वह सब भी तो तुम्हारा ही है, और इससे अच्छा क्या होगा कि माँ के गहने तुम्हारे किसी काम आ जाएं। रागिनी ने मन ही मन सोचा, मेरे और विनय में उम्र का फासला होने के बावजूद विनय मुझे कितना समझते हैं। जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक विनय ने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। वह मन ही मन बहुत खुश थी कि उसे विनय की तरफ से पीएचडी करने की इजाजत मिल गई है। रागिनी ने पीएचडी में दाखिला ले लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। इस बीच रागिनी ने मन लगाकर पीएचडी की पढ़ाई की। उसने पढ़ाई और परिवार दोनों की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। तीसरे साल की शुरुआत में रागिनी ने विनय से कहा, विनय, तीसरे साल की पढ़ाई के लिए मुझे जर्मनी जाना होगा। पता नहीं मैं तुम्हारे और जीतू के बिना जर्मनी में कैसे रह पाऊंगी। तुम क्यों चिंता करती हो? 1 साल तो बस देखते ही गुजर जाएगा। हाँ, पर हमें जीतू को बहुत समझाना होगा। वह तुम्हारे बिना दिक्कत से रहेगा, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रागिनी ने विनय से कहा, विनय, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि तुमने जर्मनी का खर्चा उठाने के लिए अपनी माँ के गहने बेच दिए हैं और अपनी सारी सेविंग खर्च कर दी है। विनय बोला, रागिनी, तुम्हें मन भारी करने की जरूरत नहीं है। यह सब तुम्हारा और जीतू का ही तो है। फिर तुम पीएचडी करके आ जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद रागिनी जर्मनी जाने वाली थी। उसने अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी, पर वह जीतू को लेकर मायूस होती जा रही थी। उसका मन बार बार भटक रहा था। जैसे जैसे जर्मनी जाने का दिन पास आता जा रहा था, जीतू उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। वह बार बार सोच रही थी कि वह जीतू को कैसे समझा पाएगी। जीतू इतना छोटा है कि उसे समझाना और मुश्किल हो गया था। अंततः वह दिन आ गया जब उसे जाना था। सामान देखकर जीतू बार बार उससे पूछ रहा था, मम्मी, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? यह सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। तभी विनय ने जीतू को गोदी में उठा लिया और कहा, बेटा, मम्मी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर जा रही हैं। कुछ दिन आपको मेरे साथ अकेले रहना होगा। आपको मम्मी नहीं मिलेगी। जीतू ने पूछा, पापा, मम्मी कितने दिन बाद आएगी? क्या मम्मी कल आ जाएगी? विनय ने कहा, नहीं बेटा, मम्मी 1 साल बाद वापस आएगी। पापा, 1 साल कितना होता है? 1 साल मतलब बहुत दिन। इतने दिन मैं मम्मी के बिना नहीं रह पाऊंगा। जीतू ने पापा की गोद से उतरकर मम्मी की साड़ी पकड़ ली और कहने लगा, मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रागिनी ने उसे प्यार से गोदी में उठाया और बोली, बेटा, पापा आपके साथ रहेंगे। जीतू ने कहा, नहीं मम्मी, मैं रात में आपके बिना नहीं सो पाऊंगा। प्लीज मम्मी, मुझे छोड़ के मत जाओ। विनय और रागिनी दोनों ने मिलकर जीतू को बहुत समझाया, पर जीतू मानने को तैयार ही नहीं था। रागिनी जीतू को गोद में उठाए टहल रही थी। धीरे धीरे जीतू रागिनी की गोद में सो गया। सुबह से ही विनय का भी दिल उदास था, पर वह अंदर से मजबूत बना हुआ था। थोड़ी देर बाद जब जीतू सो गया तो रागिनी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। विनय बालकनी पर खड़े होकर रागिनी को जाते हुए देख रहा था। विनय को लगा जैसे उसके तन्हाई वाले दिन फिर वापस आ गए हैं, पर इस बार उसके साथ उसका बेटा जीतू था। वह रोज सुबह जीतू को तैयार करके स्कूल भेजता और जीतू के स्कूल आने से पहले ही घर आ जाता था। धीरे धीरे जीतू को भी अपनी मम्मी की याद कम आने लगी थी। बीच बीच में रागिनी जीतू को फोन पर बात कर लेती थी और उसे जल्दी ही आने का दिलासा भी देती थी, पर हर दिन विनय जीतू को रात में सुलाने के बाद बैठकर सड़क को देखता जिस रास्ते रागिनी गई थी। 1 साल बीत गया। इस बीच विनय ने जीतू को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। रागिनी की पीएचडी लगभग समाप्त हो चली थी। फिर एक रात रागिनी ने विनय को फोन किया और कहा वह अगले महीने वापस आ जाएगी। विनय और जीतू का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब तो जीतू को समझाना और कठिन हो गया था। वह हर दिन विनय से पूछता, मम्मी कब आएगी? 1 महीना विनय और जीतू दोनों से सब्र नहीं हो रहा था। अंततः जिस दिन रागिनी आने वाली थी, विनय और जीतू एयरपोर्ट पहुंचकर रागिनी का इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट लैंड हुई। सब लोग एक एक करके एयरपोर्ट से बाहर जा रहे थे। विनय और जीतू को रागिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। विनय और जीतू ने बहुत देर तक रागिनी का एयरपोर्ट पर इंतजार किया, पर रागिनी नहीं आई। इसी बीच विनय रागिनी का मोबाइल ट्राई कर रहा था, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अब विनय को रागिनी की चिंता सताने लगी। थक हार कर विनय और जीतू वापस आ गए।
विनय सारी रात रागिनी को मोबाइल पर ट्राई करता रहा, पर रागिनी, उसका फोन तो लगातार स्विच आ रहा था। दूसरे दिन सुबह विनय की नींद रागिनी के मोबाइल से टूटी। रागिनी का कॉल देखते ही विनय की जान में जान आई। रागिनी ने कहा, विनय मुझे माफ कर दो, मुझे आने में अभी 1 महीना और लग सकता है। मैं तुम्हें अगली तारीख बता दूंगी। मुझे पता है तुम और जीतू बहुत परेशान हो रहे होंगे, पर क्या करूं, मैं बुरी तरह फंस गई थी। मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था। विनय ने कहा, कोई बात नहीं रागिनी, पर तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। तुम्हें पता है जीतू अब मुझे कितना परेशान करने लगा है। वह अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज जीतू को कुछ दिन और समझाओ ना। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, रागिनी ने कहा। विनय ने जीतू को समझाया कि बेटा, मम्मी को कुछ आवश्यक कार्य पड़ गया है, जिसकी वजह से मम्मी अगले महीने आएगी। पर जीतू कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। विनय जीतू की स्थिति अच्छे ढंग से समझ रहा था, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे विनय महसूस कर रहा था कि रागिनी के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया था। वह विनय की बात का ठीक ढंग से जवाब भी नहीं देती थी। जब भी विनय उससे आने की तारीख पूछता तो रागिनी बात को टाल जाती। विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 महीना बीतने के बाद भी रागिनी ने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकती, पीएचडी का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। विनय ने कुछ झुंझला कर कहा, अभी तुम्हें और कितने दिन लग जाएंगे? मेरा तो ठीक है, पर अपने बेटे के बारे में तो सोचो। रागिनी ने कहा, विनय, मैं तुम्हारी और जीतू की परेशानी समझती हूँ, पर क्या करूँ? पीएचडी के इस अंतिम पड़ाव पर मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। इसके बाद अगले 2 महीने तक रागिनी ने विनय की कोई कॉल रिसीव नहीं की। विनय की हालत खराब होती जा रही थी। जीतू का स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वह काफी गुमसुम रहने लगा था। वह बराबर विनय से कहता, मेरी मम्मी से बात कराओ। विनय के काफी प्रयास के बाद भी उसकी रागिनी से बात नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक एक दिन रागिनी का फोन आया। विनय ने बिना कुछ सुने रागिनी को काफी खरी खोटी सुनाई। अंत में रागिनी ने कहा, विनय, मैं तुम्हें आखिरी बार फोन कर रही हूँ। अब मैं भारत कभी वापस नहीं आऊंगी। मैंने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से शादी कर ली है और मेरी नौकरी भी इसी कॉलेज में लग गई है। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। तुम जीतू को समझा देना कि अब उसकी मम्मी कभी नहीं आने वाली। तुम और जीतू अब मेरे बिना रहने की आदत डाल लो। तुमने मेरी जितनी सहायता की, मैं उसकी एहसानमंद हूँ। जीतू को मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, पर मैं अपने कैरियर के साथ समझौता नहीं कर सकती। अपना ख्याल रखना और जीतू को मेरा प्यार देना। इसके बाद रागिनी ने फोन काट दिया। विनय को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वह सारी रात बालकनी में टहलता रहा और सोचता रहा, मेरा तो ठीक है, पर मैं जीतू को क्या समझाऊंगा? दूसरे दिन विनय ने जीतू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मम्मी कभी वापस नहीं आएंगी। जीतू ने मायूस होकर कहा, पापा, मम्मी को हमारी याद नहीं आती? विनय ने कहा, नहीं बेटा, मम्मी कहती है कि अब मैं जीतू से कभी नहीं मिलूंगी। पर पापा, मम्मी ऐसा क्यों कहती हैं? मम्मी से कह दो वह आ जाए। अब मैं मम्मी को कभी परेशान नहीं करूंगा। विनय ने कहा, मैंने मम्मी को बहुत समझाया, पर वह नहीं मान रही है। वह कहती है जब जीतू बड़ा हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगी। जीतू ने कहा, ठीक है पापा, मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा। पर पापा, आप तो मुझे मम्मी की तरह छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं बेटा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद जीतू विनय से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। बीच बीच में जीतू अपने पापा से पूछा करता, पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ कि नहीं? क्योंकि आपने कहा था कि मम्मी आएगी। पर धीरे धीरे समय के साथ जीतू को इस बात का अंदाजा हो गया कि अब उसकी मम्मी कभी वापस नहीं आएगी। धीरे धीरे 25 साल बीत गए। जीतू पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। विनय की तबीयत भी अब काफी खराब रहने लगी थी। अब विनय चुपचाप अपने घर में अकेला पड़ा रहता। जीतू की लाख कोशिश के बावजूद वह जीतू के साथ रहने को राजी नहीं हुआ। एक दिन जीतू का फोन विनय के पास आया। जीतू ने कहा, पापा, मैं 15 दिन के लिए जर्मनी जा रहा हूँ। अब मैं आपसे लौट कर मिलूंगा। विनय जर्मनी का नाम सुनकर चौंक गया और बोला, क्यों? अब तू भी अपनी माँ की तरह मुझे छोड़कर जर्मनी जा रहा है, कभी ना आने के लिए? नहीं पापा, मैं ऑफिस के काम से जर्मनी जा रहा हूँ। मैंने आपको बालकनी पर बैठकर मम्मी का इंतजार करते हुए देखा है। मुझे इस बात का एहसास है कि आपने मुझे कैसे पाला है। अगर मैं अब भी आपको छोड़ता हूँ तो मेरा भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। दूसरे दिन जीतू जर्मनी के लिए रवाना हो गया।
जर्मनी में 7 दिन में जीतू ने अपना काम खत्म किया और बाकी बचे दिनों में उसने अपनी माँ को ढूंढना शुरू किया। हालांकि उसके मन में अपनी माँ को लेकर कोई भी उत्साह नहीं था, फिर भी वह अपनी माँ से मिलकर एक बार पूछना चाहता था कि उसकी माँ ने उन दोनों के साथ ऐसा क्यों किया। जर्मनी लौटने से एक दिन पहले उसको अपनी माँ का पता मिला। वह पास ही की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत थी। वह यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपनी माँ रागिनी के केबिन में उससे मिलने चला गया। उस वक्त रागिनी लंच के लिए अपने घर गई हुई थी। नौकर ने उसे केबिन के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद रागिनी जब वापस आई तो उसके चपरासी ने कहा, मैडम, कोई आपका बाहर इंतजार कर रहा है, क्या मैं उसे भीतर भेज दूं? रागिनी ने कहा, हाँ। जीतू ने भीतर कदम रखा तो रागिनी बोली, कृपया बैठिए और बताइए आपको मुझसे क्या काम है। जीतू ने कहा, मैडम, मैं भारत से आया हूँ। मेरे पिता का नाम श्री विनय है और माँ का नाम श्रीमती रागिनी। मैं उन दोनों की इकलौती संतान जीतू हूँ। रागिनी भौचक्की हो गई और अपनी सीट से उठकर जीतू के पास गई और उसका माथा चूम लिया। रागिनी बोली, मेरा बेटा जीतू, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमसे कभी मुलाकात हो सकेगी। तुम्हारे पापा कैसे हैं? जीतू बोला, आपके इंतजार में मैं बहुत जल्दी जवान और पापा बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। मैडम, मुझे आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। मैं तो आपसे मिलकर सिर्फ यह कारण जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई आपने अपने करियर के लिए हम दोनों को छोड़ दिया था। मैं वापस भारत जा रहा हूँ, मेरी कल की फ्लाइट है। रागिनी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। जीतू ने कहा, नहीं, मैं अपने पापा का बेटा हूँ। आपका कर्ज तो मैंने आपके बिना इंतजार में उतार दिया। रागिनी बोली, मुझे पता है बेटा, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मैं अपने करियर को लेकर पागल हो गई थी। जिससे मैंने शादी की वह तो मुझे 3 साल में ही छोड़कर चला गया था। मैं तब से अकेली हूँ। मेरी दोबारा तुम लोगों के पास आने की हिम्मत ही नहीं हुई। बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ इंडिया वापस लौटना चाहती हूँ। जीतू ने कहा, क्यों? क्या सारा समय फिर से वापस आ जाएगा? रागिनी बोली, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे पापा से मिलकर उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ ताकि मैं चैन से मर सकूँ। उसके बाद मैं जर्मनी वापस आ जाऊंगी। तुम आ गए हो शायद, इसीलिए मेरी हिम्मत हो रही है। जीतू ने कहा, ठीक है। जीतू अपनी माँ को लेकर घर पहुँचता है तो देखता है कि घर के आगे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। वह घबरा कर कार से उतरता है और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसका पड़ोसी आकर कहता है, बेटा, आज सुबह तुम्हारे पापा की मृत्यु हो गई। तभी पीछे से रागिनी विनय की लाश के पास पहुंचती है और उसके पैर पर अपना सर रखकर जोर जोर से चिल्लाती है, विनय, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। जीतू चुपचाप खड़ा विनय को देखता रहता है और अपनी माँ की चीख सुनता रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।